इट इज़ डे 24 ऑफ लिटरेरी टर्म्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द आइडिया डैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द इविल पनिश्ड इज टर्म्ड। कि भाई ये जो आइडिया है कि जो गुड है, अच्छा है, उसको इनाम दिया जाना चाहिए, रिवार्डेड उसे किया जाना चाहिए, सम्मानित उसे किया जाना चाहिए, और जो बुरा है उसको पनिश किया जाना चाहिए। ये जो ड्रामाज लिखे जाते हैं इसका ये एक टर्म है। और वो किस टर्म में आता है? डिवाइन जस्टिस, जूरिस प्रूडेंस, पोइटिक जस्टिस, या नन ऑफ द अबव। पर इसका जो आंसर है इट इज़ पोइटिक जस्टिस, है ना। कि भाई बुरे को पनिश किया गया, उसको सजा दी गई, और अच्छे को रिवार्ड दिया गया। तो फिर पोइट्री में ये क्या हुआ? ये लेख मतलब जस्टिस हुई। तो पोइटिक जस्टिस इट वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय थॉमस रेमर। इसको याद रखना है कि भाई थॉमस रेमर ने ये टर्म दिया है। और ये कौन थे? एक इंग्लिश क्रिटिक थे ऑफ द 17th सेंचुरी, है ना, 17वीं शताब्दी के। टू सिग्निफाई द डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्निफाई करते हुए, महत्व इसका बताते हुए, एट द एंड ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कि किसी लिटरेरी वर्क के एंड में, ऑफ अर्थरली रिवार्डेड एंड पनिशमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ द वर्च्यू एंड वाइस। जो गुण है, अवगुण है, उसके उसमें उसको या तो सम्मानित किया जाए या दंडित किया जाए, ये वाली बात कही है। तो पोइटिक जस्टिस, पोइटिक जस्टिस, पोइटिक जस्टिस, इसको याद रखिए। पोइटिक जस्टिस क्या है? कि अच्छे को अच्छा, अच्छे को रिवार्ड इनाम दिया, बुरे को पनिश किया। पोइटिक जस्टिस। An extended speech in which a character alone expressed his thought on stage is called। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, कि भाई वो स्पीच जहाँ कोई जो करेक्टर है अकेले, अलोन, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है, और विचारों को अकेले एक्सप्रेस कर रहा है, तो फिर वो क्या है? ड्रामेटिक एसाइड है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सॉलिलोकी है, या इंटरल्यूड है। देखिए ये तीन टर्म एक दूसरे से मिल रहे हैं। इंटरल्यूड ऐसा नहीं है। इंटरल्यूड तो क्या है कि कोई, जैसे कि गर्ल्स वर्दी का इंटरल्यूड भी है, आपने देखा होगा, है ना। तो वो एक अलग बात है। उसमें क्या है, कई सारे ड्रामाज होते हैं, और वो एक एक मतलब कोई स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए इंटरल्यूड लिखे जाते हैं, ठीक है। अगर हम ड्रामेटिक एसाइड की बात करें, तो एसाइड में क्या होता है कि यहाँ पर वो अपने मन से इस बात को कह रहा होता है, और उसमें जो स्टेज पर करेक्टर होते हैं वो उसकी बात को नहीं सुनते, पर ऑडियंस उस बात को सुनती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो ये एक अलग टर्म है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इसमें क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, कि एक इमेजरी ऑडियंस होती है, वो इमेजरी स्पीकर होता है। तो ये वाली बात ड्रामेटिक मोनोलॉग की यहाँ पर हो जाएगी। मगर यहाँ पर जो अकेले करेक्टर अपने थॉट जो है उसको एक्सप्रेस करता है, तो फिर वो सॉलिलोकी हो जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ सॉलिलोकी होगा, कि सॉलिलोकी इज़ एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच अ करेक्टर अलोन एक्सप्रेस हिज थॉट। अकेले अपने जो थॉट हैं, विचार हैं, उसको वो एक्सप्रेस करता है। आ डेक्टाइल इज मटीरियल फुट कंसिस्टिंग ऑफ। तो यहाँ पे डेक्टाइल की बात करी है, डेक्टाइल की बात करी है। 2 सिलेबल से मिलता है, 5 सिलेबल से, 3 सिलेबल से, या फिर 4 सिलेबल से ये बनता है। तो डेक्टाइल, डेक्टाइल, है ना। तो इसमें कितने सिलेबल होते हैं? इसमें 3 सिलेबल होते हैं डेक्टाइल में। तो हमारा आंसर है कि आ डेक्टाइल इज मटीरियल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सिलेबल, 1 लॉन्ग फॉलोड बाय 2 शॉर्ट। एक लॉन्ग होता है और 2 छोटे छोटे सिलेबल होते हैं, 1 एसेंटेड, और दूसरा जो होता है ये अनएसेंटेड होता है, ठीक है। तो डेक्टाइल, तो मीटर क्या है, फुट क्या है, सिलेबल क्या है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ वर्क दैट मेक्स फन ऑफ अनदर वर्क। कि कोई एक वर्क है जो दूसरे किसी वर्क का क्या करता है, फन, मजाक बनाता है, बाई इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ राइटर्स स्टाइल। राइटर की स्टाइल को लेकर उसके कुछ एस्पेक्ट को इमिटेट, नकल करके, इसको क्या कहा जाता है? सटायर कहा जाता है, पैरोडी कहा जाता है, फार्स कहा जाता है, या फेबल कहा जाता है। देखिए ये इस तरह का है कुछ, कि एक गाना है, बड़ा ही अच्छा देशभक्ति गाना है, वो कहता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, है ना। तो इस देशभक्ति गाने का फन बना दिया, ठंडी चाय गरम, ठंडी चाय गरम,
इसको इमिटेट उसकी जो टोन है, यहाँ टोन को इमिटेट किया गया है। ऐसी बहुत सारी राइटिंग है, ऐसे बहुत सारे कपलेट हैं, दोहे हैं, है ना, बातें हैं, तो इन सबको इमिटेट किया गया है। तो ऐसी इमिटेशन को हम पैरोडी कहते हैं। इस इमिटेशन को हम पैरोडी कहते हैं। तो अ वर्क ऑफ परफॉर्मेंस डेट इमिटेट्स अनदर वर्क और परफॉर्मेंस विद रेडिक्यूल और आयरनी इज़ पैरोडी। तो ये क्या होता है, जिसमें रेडिक्यूल्स मतलब पैरोडी, आयरनी के लिए, कटाक्ष करने के लिए ये सब करते हैं, तो ये इसको पैरोडी भी हम कहते हैं, इसको आयरनी भी हम कहते हैं। लिखा है कि अ सीन डेट इंटरप्रेट्स द नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कि कोई एक सीन है, दृश्य है, जो इंटरप्रेट उदाहरण देता है कोई नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कालक्रमिक जो सीक्वेंस है उसको, किसका, इवेंट्स का, इन अ स्टोरी टू डिपिक्ट समथिंग डेट हैपन एट अर्लियर टाइम। तो फिर वो क्या कहलाएगा, फ्लैशबैक है, प्रोलॉग है, एपिलॉग है, या फ्लैक्स फॉरवर्ड है ना। क्रोनोलॉजी है, नॉर्मल क्रोनोलॉजी, तो इसको हम फ्लैशबैक कहेंगे। हम इसको फ्लैश फॉरवर्ड नहीं कहेंगे, फ्लैशबैक कहेंगे, पीछे जाने के क्रम में ये है। तो अ ड्रामेटिक डिवाइस इन विच एन अर्लियर इवेंट, जो पहले कुछ घट चुका है उसकी बात, अर्लियर इवेंट इज इंसर्टेड इनटू नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑफ अ नरेटिव, तो ये क्या कहलाएगा, ये फ्लैशबैक कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है कि आ हाइम इज, हाइम क्या है भाई, आ पोइम ऑफ जॉय, पोइम ऑफ लेमेंट, पोइम ऑफ प्रेजेस और चर्च सॉन्ग। तो हाइम भजन ऐसा लग रहा है कि चर्च सॉन्ग, पर नहीं, इसका आंसर चर्च सॉन्ग नहीं है। पोइम ऑफ लेमेंट भी नहीं है, ये दुख को रोने वाली। पोइम ऑफ जॉय भी नहीं है, पर पोइम ऑफ प्रेज है, और प्रेज में ही ऐसा है कि सॉन्ग के जैसा, प्रेज जब हम करते हैं किसी चीज़ को, हम उसको भजन के रूप में भी प्रेज कर सकते हैं, किसी दोहे कपलेट के रूप में भी, तो हाइम भजन होते हैं, पर ये चर्च सॉन्ग नहीं है, पोइम ऑफ प्रेज है ना। हाइम इज़ अ पोइम ऑफ प्रेज। नेक्स्ट है कि व्हाट मीटर इज़ अ सोनेट रिटन इन, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि जो सोनेट लिखा जाता है ये कौन से मीटर में लिखा जाता है, स्पॉन्डाइक मीटर में, आयम्बिक मीटर में, आयम्बिक ट्रेटामीटर और स्पॉन्डाइक ट्रेटामीटर, पेंटामीटर आयम्बिक और आयम्बिक ट्रायमीटर। तो इसका जो आंसर है, ना तो वो स्पॉन्डी ट्रेटामीटर है, ना आयम्बिक में तो लिखा जाता है, पर आयम्बिक ट्रेटामीटर नहीं है भाई, आयम्बिक पेंटामीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर है। तो लिखा है अ सोनेट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, सर थॉमस वेट वॉज फर्स्ट टू राइट सोनेट इन इंग्लैंड। और उसके बाद हम देखते हैं कि शेक्सपियर ने बहुत इसको प्रसिद्ध किया है, सोनेट्स को। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। तो स्प्रंग रिदम भी सोनेट से रिलेटेड है, 11 लाइन की होती है, जी.एम. हॉपकिंस ने, है ना, गेराल्ड मेनली हॉपकिंस ने इसको ईजाद किया है। जिस तरह से सोनेट्स को, है ना, जो 14 लाइन की सोनेट्स है उसको थॉमस वेट ने, और 11 लाइन की ये है, और इसको स्प्रंग रिदम भी कहते हैं। स्प्रंग रिदम इज़ द पोइटिक टर्म डिज़ाइन टू इमिटेट राइम ऑफ नेचुरल स्पीच। इट इज़ डेवलप्ड बाय 19th सेंचुरी इंग्लिश पोइट गेराल्ड मेनली हॉपकिंस। तो इसको आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज़, इसको आप एक साइकोलॉजिकल टर्म भी मान लीजिए, और ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स या ऑडिपस रेक्स, है ना। तो क्या है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, अ काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट, नहीं। आ फादर्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज डॉटर, नहीं, फादर का अट्रैक्शन नहीं है भाई, डॉटर का अट्रैक्शन है फादर की तरफ। अ ब्रदर्स अट्रैक्शन टू हिज मदर टुवार्ड्स हिज सिस्टर, पर नहीं, मदर की बात की गई है। अ सन्स अट्रैक्शन टुवार्ड्स हिज मदर, दिस इज कॉल्ड, कि बेटे का अट्रैक्शन है मदर की तरफ। और ये किस वाले नाटक में, शेक्सपियर अपने हैमलेट नाटक है उनका, तो उसमें अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन दिखाता है। और जब उसका अंकल क्लॉडियस है और उसके फादर पोलोनियस, सॉरी, फादर हैमलेट का तो हैमलेट ही होता है, अंकल उसका पोलोनियस है,
माफ़ करना, ओफेलिया का फादर पोलोनियस है, जबकि जो हैमलेट का अंकल है और उसकी मदर से विवाह कर लेता है क्लॉडियस है, उस वक्त उसको ये जेलसी जो है ये अराउज होती है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स इसको नाम दिया है। तो साइकोलॉजिस्ट हैं कौन है? फ्राइड ने ये टर्म दिया है ना। आगे देखते हैं कि द टर्म मेटाफिजिकल पोइट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो ये जो मेटाफिजिकल पोइट है ये सबसे पहले यूज़ किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर जॉनसन के द्वारा सबसे पहले ये यूज़ किया जाता है। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई डॉक्टर जॉनसन। हाँ, एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँ, इससे रिलेटेड, ये क्वेश्चन से रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डॉक्टर जॉनसन है मेटाफिजिकल पोइट्स, इनको कहा है 17th सेंचुरी के राइटर हैं, उन्हें कहा है, और ये इनको है ना क्रिटिसाइज़ किया था नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में नहीं। मगर मेटाफिजिकल टर्म फिर बाद में दिया गया। यहाँ पर इन राइटर्स को एक अलग ही राइटिंग इनकी मानी गई और इनको प्रेज़ भी किया गया था, है ना। जॉन डन को बहुत उनकी लिखने के स्टाइल को प्रेज़ किया जाता है ना। तो आगे देखिए, लिखा है कि हु इज़ नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर किसे माना जाता है, ये यहाँ से पूछ लिया गया है। तो विलियम शेक्सपियर, वॉलेस स्टीवेंस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इसका हमारा आंसर है रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब लिखिए कि रॉबर्ट ब्राउनिंग नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो उन्होंने ड्रामेटिक जो अपनी राइटिंग लिखी है, मोनोलॉग उसमें झलकता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग उसमें झलकता है। What by definitions is serious, complete and of a significant magnitude। तो ये ड्रामा के बारे में है ना, सॉरी ये इपिक के बारे नहीं सॉरी, ये ड्रामा के बारे में है, और ड्रामा में भी ये ट्रेजेडी के बारे में है। एरिस्टोटल की ये डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन वो कहता है कि ट्रेजेडी कैसी होनी चाहिए, सीरियस होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सर्टेन मैग्नीट्यूड नहीं होगा और निश्चित परिमाप नहीं होगा उसका लिखने का, तो फिर वो इपिक बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह से 5 एक्ट, 3 एक्ट, 1 एक्ट का ड्रामा आता है, और वो ड्रामा ट्रेजेडी भी हो सकता है, कॉमेडी भी हो सकता है, मगर एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की बात की थी, तो हमारा ट्रेजेडी आंसर ही करेक्ट यहाँ पर होगा। कि वर्स लिब्रा क्या है? BERSE और होना चाहिए वर्स लिब्रा। कॉलोफोन, क्लोज्ड फॉर्म, ओपन फॉर्म, या फ्री वर्स या राइम वर्स। तो इसका आंसर फ्री वर्स है, ओपन वर्स इसे हम कहते हैं। लिखिए, वर्स लिब्रा इज़ एन ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट अबंडेंस consist meter pattern, rhyme or other form of musical pattern। In French it translates as free verse, है ना, इसको free verse भी कहते हैं फ्रेंच में। The name of originator deconstruction is। तो deconstruction किसने भाई टर्म जो है उसको ओरिजिन कहा है? तो जैक्स डेरिडा, मार्टिन हेइडगर, फ्रेडरिच नीत्शे, सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड का तो अभी हमने देखा, उन्होंने ओडिपस रेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स ये टर्म यूज़ किए, मतलब ईजाद किए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो जैक्स डेरिडा है, जैक्स डेरिडा। तो जैक्स डेरिडा गेव द कॉन्सेप्ट डीकंस्ट्रक्शन इन हिज 1967 वर्क, और क्या नाम है इसका? ग्रामेटोलॉजी, है ना, ग्रामेटोलॉजी। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।